हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक क्या होते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिक नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इस कण को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और दोनों का आंतरिक कोणीय संवेग स्पिन 1/2 होता है। प्रोटॉन इकाई विद्युत आवेश युक्त होता है जबकि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? अब इसके ऑप्शंस हैं हेनरी बेकरल, मैडम क्यूरी, फैराडे या एडिसन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हेनरी बेकरल। रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरल ने 1896 में की थी। यदि यह क्रिया स्वतः होती है तो इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं, जबकि मनुष्य के द्वारा करा जाने पर इसे कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहते हैं। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता मुख्यतः भारी नाभिकों से होती है। यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, पहला खोजा गया प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है। इन्हें बेकरल किरणें भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अब इसके ऑप्शंस हैं अल्टीमीटर, फेदोमीटर, पायरोमीटर या बैरोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फेदोमीटर। यानी समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? अब इसके ऑप्शंस हैं 28 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे या 24 घंटे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 24 घंटे। पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहे उपग्रह की वह कक्षा जिसमें उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के समान अर्थात 24 घंटे हो तथा घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व के समांतर हो, तो ऐसे उपग्रह को भू-स्थिर उपग्रह या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। पृथ्वी के सतह से इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। इस कक्षा को पार्किंग कक्षा भी कहते हैं। भू-स्थिर उपग्रह की कक्षीय चाल 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के ठीक बराबर यानी कि 24 घंटे होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 24 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को कैसी घड़ी का प्रयोग करना चाहिए? अब इसके ऑप्शंस हैं लोलक घड़ी, स्प्रिंग घड़ी, दोनों या फिर समय ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है स्प्रिंग घड़ी। यानी उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाराध्वनिक विमानों की चाल होती है। अब इसके ऑप्शंस हैं ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से अधिक, ध्वनि की चाल से कम या कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों पराध्वनिक गति यानी सुपरसोनिक स्पीड किसी वस्तु की रफ्तार को कहते हैं जब वह ध्वनि की गति से तेज जाती है। यानी पाराध्वनिक विमान यानी सुपरसोनिक प्लेन्स ध्वनि की चाल से अधिक गति पर चलते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान की शुष्क हवा में
यात्रा करने वाली वस्तुओं के लिए यह रफ्तार करीब 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक रफ्तार को हाइपरसोनिक रफ्तार कहते हैं। उड़ान जिसके दौरान हवा के केवल कुछ हिस्से जैसे रोटर के पंखे के सिरे पराध्वनि तक पहुंचते हैं तो उस उड़ान को ट्रांससोनिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? अब इसके ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, चांदी, लोहे या यूरेनियम। तो दोस्तों पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। इसका फॉर्मूला U3O8 होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है यूरेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? अब इसके ऑप्शंस हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या सभी की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है गामा किरणों की। गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटॉन है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। गामा किरणों के फोटॉनों की ऊर्जा अब तक प्रेक्षित अन्य सभी फोटॉनों की ऊर्जा से अधिक होती है। सन 1900 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री हेनरी बेकरल ने इसकी खोज की थी जब वे रेडियम से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अब इसके ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या न्यूटन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। इसे N से दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? अब इसके ऑप्शंस हैं आइंस्टीन, न्यूटन, रदरफोर्ड या फर्मी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है फर्मी। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने शिकागो पाइल 1 नाम से बनाया था। असैन्य उद्देश्यों के लिए पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 1954 में सोवियत यूनियन में स्थापित किया गया था। भारत में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ककरपारा एटॉमिक पावर स्टेशन, कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, कुदुनकुलम में पावर स्टेशन रिएक्टर है। वहीं कल्पक्कम और ट्राम्बे में संयंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें किस पदार्थ की होती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कैडमियम। न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसी डिवाइस है जिसमें नाभिकीय चेन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। सामान्यतः सभी न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संलयन पर आधारित हैं, जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी छड़ें कैडमियम की बनी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय विखंडन के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? तो अब इसके ऑप्शंस हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन वह क्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे भागों में तोड़ा जाता है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए जब यूरेनियम को न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडित किया जाता है तो बोरियम तथा क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाए तो इसका आकार कम होता है, बढ़ता है,
अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है और फिर बढ़ता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बढ़ता है। यानी अगर किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाएगा तो उसका आकार बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारिता का मात्रक क्या है? अब इसके ऑप्शंस हैं वोल्ट, फैराड, पॉइस या गैस। तो दोस्तों इसका आंसर है फैराड। धारिता का एसआई मात्रक कूलाम पर वोल्ट है और इसे फैराड कहते हैं तथा इसे एफ से निरूपित किया जाता है। इस प्रकार 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीटर सेतु की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? अब इसके ऑप्शंस हैं प्रतिरोध, धारा, आवेश या विभवांतर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है प्रतिरोध। मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। मीटर सेतु का उपयोग भी व्हीटस्टोन की भांति अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? अब इसके ऑप्शंस हैं इस्पात, नर्म लोहे, तांबे या एल्यूमीनियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है इस्पात। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील, कोबाल्ट व निकल धातुओं की जरूरत पड़ती है। इनको मिश्रित करके स्थायी चुंबक बनाई जाती है तथा इस चुंबक का चुंबकत्व शक्ति शीघ्र नष्ट नहीं होती है, तो इसी कारण से इसे स्थायी चुंबक कहते हैं। इस्पात लोहा, कार्बन तथा अन्य तत्वों का मिश्रातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस का नियम है पहला द्रव्यमान संरक्षण का, दूसरा संवेग संरक्षण का, तीसरा ऊर्जा संरक्षण का या चौथा द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऊर्जा संरक्षण का। लेंस के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इस नियम का प्रतिपादन सन 1833 में हेनरिक लेंज ने किया था। इनका यह सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला खोजा गया श्वेत वामन क्या है? अब इसके ऑप्शंस हैं प्रोक्योन, सीरियस बी, इरिडनी बी या क्यूपर तारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सीरियस बी। व्याध तारा यानी सीरियस पृथ्वी से रात के सभी तारों में सबसे ज्यादा चमकीला नजर आता है। दरअसल जो व्याध तारा बिना दूरबीन के आंख से एक तारा लगता है वह वास्तव में एक द्वितारा है, जिसमें से एक तो मुख्य अनुक्रम तारा है जिसकी श्रेणी A1V है जिसे व्याध A कहा जा सकता है, और दूसरा DA2 की श्रेणी का सफेद बौना तारा है जिसे व्याध B यानी सीरियस B बुलाया जा सकता है। यह तारे महाश्वान तारामंडल में स्थित हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है नेपट्यून की खोज किसने करी? अब इसके ऑप्शंस हैं गैलीने, गैलीलियो ने, केपलर ने या न्यूटन ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है गैलीने। वरुण या नेपट्यून हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण यानी यूरेनस से थोड़ा अधिक है। खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की कक्षा सूरज से 30.1 की औसत दूरी पर है, यानी वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों
वह आकाशगंगा का व्यास नापने के लिए किसे प्रयुक्त करते हैं? अब इसके ऑप्शंस हैं फोटोमीटर, बैरोमीटर, विस्कोमीटर या इंटरफेरोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरफेरोमीटर। व्यतिकरण मापी या इंटरफेरोमीटर एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश की एक किरण को एक या अनेक भागों में विभक्त करने के बाद इन भागों को एक में मिलाकर व्यतिकरण उत्पन्न करती है। यह युक्ति दूरी, कोण, गति, विस्थापन या आवर्तनांक का मापन तथा संकीर्ण स्पेक्ट्रम क्षेत्र का विश्लेषण प्रकाश की किरणों के व्यतिकरण से करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह का कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है? अब इसके ऑप्शंस हैं बुध, शनि, बृहस्पति या प्लूटो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से बुध है। वैसे अपने सूर्यमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई नैसर्गिक उपग्रह नहीं है और वो है बुध और शुक्र। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है बुध। और वैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो उसका आंसर होगा बुध और शुक्र। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? अब इसके ऑप्शंस हैं शनि, मंगल, बृहस्पति या नेपट्यून। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है शनि। अमेरिकी खगोलविदों के अनुसार सबसे अधिक चंद्रमा के मामले ग्रह शनि ने बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया है। शोधकर्ताओं ने इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे 20 नए चंद्रमाओं की खोज की है और इस तरह इनकी संख्या 2019 के मुताबिक 82 हो गई है, जबकि बृहस्पति के चारों ओर 79 चांद चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों अब हमको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं और सबसे कम उपग्रह वाले दो ग्रह हैं बुध और शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अब इसके ऑप्शंस हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गैगरिन, एडविन एल्ड्रिन या एलन शेफर्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी खगोल यात्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा वे एक एरोस्पेस इंजीनियर, नौसेना अधिकारी, परीक्षण पायलट और प्रोफेसर भी थे। खगोल यात्री यानी एस्ट्रोनॉट बनने से पूर्व वे नौसेना में थे। नौसेना में रहते हुए उन्होंने कोरिया युद्ध में भी हिस्सा लिया था। नौसेना के उन्होंने पुरुडू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपलब्धि ली और तत्पश्चात एक हाइड्रोजन फ्लाइट रिसर्च सेंटर से जुड़े और एक परीक्षण पायलट के रूप में 900 से अधिक उड़ानें भरी। वे चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति भी रहे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? अब इसके ऑप्शंस हैं शनि, बृहस्पति, मंगल या शुक्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है शुक्र, यानी शुक्र को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि वीनस प्लैनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर ही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है शुक्र या फिर वीनस। आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैसें भरी होती हैं? अब इसके ऑप्शंस हैं सोडियम वाष्प, कम दाब पर आर्गन गैस, कम दाब पर पारे का वाष्प या मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4, यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। यानी ट्यूबलाइट में जो दो गैसें भरी होती हैं वे हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात करी जनरल साइंस के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को